Hello, everybody. How are you? Welcome once again to another edition of Janet. In the backdrop of the pause in hostilities between India and Pakistan, today is 11th May 2025, and last night we saw the dramatic Trump announcement where he said that India and Pakistan have agreed to a ceasefire. The Indian side immediately went on air and clarified this not a ceasefire as such, just a cessation of just a pause in hostilities, a temporary pause in hostilities pending discussions on 12th. As usual, I have with me our strategic affairs expert, Colonel Alice Best. Hi, Alice. How are you? Hi Rajiv, I'm absolutely fine. Before we go ahead with today's discussion, I have got an appeal to our viewers. If you like our content, do extend your hand and press the like and subscribe button. Do comment on the content that we put out. That will increase our reach. Well, Alice, your opening remarks on the cessation of pause in hostilities. आपने बिल्कुल सही शब्द का चयन किया है। पॉज इन हॉस्टिलिटी या इसको हम स्टॉप फायर कह सकते हैं। कई जगह बड़ा गलत सा एक मैसेज आ रहा है कि इसको सीज फायर नहीं है ये जस्ट एक पॉज है, एक छोटा सा पीरियड है जो कि 10 से 12 के बीच में है, जिसके बीच में दोनों डीजीएमओ ये तय करेंगे कि ये स्टॉप फायर जो है आगे चल करके युद्ध विराम के रूप में देखा जाए या सीज फायर के रूप में देखा जाए। अब बड़े सही समय पे ये स्टॉप फायर हुआ। इसके ऊपर कई सारे अ, टिप्पणियां आ रही हैं, चाहे वो 1971 से कंपेयर करें, चाहे जहां से भी करें। उससे पहले कारगिल के बारे में लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आज की परिस्थितियां और उस समय की परिस्थितियों में बहुत ज्यादा फर्क है। अंतर है पहले से आज में। और जो जियोपॉलिटिक्स की जो स्थिति है, जो लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ऐसे ऐसे हथियार हैं, चाहे वो परमाणु हथियार हो, न्यूक्लियर हथियार हो, या बॉम्ब्स की जो कैपेसिटी है, एक दूसरे को ऊपर नुकसान करने की जो कैपेसिटी है, तो वो बहुत ज्यादा बदल चुकी है। और उस उन हालातों में जबकि आज हम आर्थिक रूप से बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, अ, उसमें क्या इसको और आगे एस्केलेट करना चाहिए, युद्ध की तीव्रता को बढ़ाना चाहिए? ये प्रश्न हम हमें अपने आप से पूछना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये उठ के आती है, आप मुझसे अभी अवश्य पूछेंगे कि 7 मई को अ, जो भारत ने उनके ऊपर अटैक किया या हमला किया, क्या वो सही था या गलत था? तो ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन बनता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो क्या आप चाहते हैं कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं? Yeah, any responsible nation that goes into war or decides to go into war or decides to go into a use of force, it has certain well-defined objectives before it. The cause of the situation before India was that dastardly massacre in Pahalgam when 27 innocents lost their lives. No self-respecting nation would have tolerated that, and India likewise made its objectives very clear that this is not something which we as a nation can tolerate. Now, I'd like you to bring out the objectives as to what was the objective before India, before she commenced her military operations on 7th of May. बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। स्पेशली कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग देश जो है वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर इस तरीके का हमला हो और वह चुपचाप बैठ जाए। तो चाहे अपनी देश की जनता हो या देश की सेना हो, उसके लिए अति आवश्यक है कि यह उसका प्रतिशोध ले। तो सबसे पहला उद्देश्य जो भारत का था, वह पहलगांव पे जो हमला हुआ था उसका प्रतिशोध लेना या उसका जो रिवेंज लेना है, वह था सबसे पहला हमला। और दूसरा जो उद्देश्य था कि किसी भी आतंकी हमला करने से पहले कोई भी देश, खासतौर से पाकिस्तान, 1 लाख बार सोचे कि उसकी कीमत इतनी बढ़ा दी जाए कि उसकी रूह या उसकी आत्मा कांप जाए कि वह ऐसा हमला दोबारा करे या ना करे।
इसके अलावा भी कई सारे लक्ष्य हो सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म लक्ष्य हैं। देखिए, जो सैन्य कार्रवाई होती है, सैन्य कार्रवाई एक छोटा हिस्सा है एक बड़े लक्ष्य का। आजकल मल्टी डोमेन ऑपरेशन कहते हैं, जिसमें कि इकोनॉमिक यानी आर्थिक अ, उसके अंदर उद्देश्य होते हैं। उसके अलावा डिप्लोमेटिक उद्देश्य होते हैं। पूरे विश्व के मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को एक आतंकी देश दिखाना भी हमारा उद्देश्य हो सकता है। साथ साथ एक उद्देश्य यह भी हो सकता है कि लॉन्ग रन में पाकिस्तान को डीमिलिटराइज, जिसको कहते हैं कि असैनिकीकरण, असैनिकीकरण भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसा रोग नेशन एक बहुत ही खराब देश, उसका असैनिकीकरण बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके पास अगर सैनिक क्षमता होगी तो पूरे विश्व में वो बवाल फैलाता रहेगा। उनके सैनिक और आतंकियों के बीच बहुत कम अंतर दिखाई पड़ता है, चाहे वो जनाजे हों, चाहे वो उनके ऑपरेशंस हों। उसमें हमेशा देखेंगे आपकी आतंकी जो है वो उनकी फौज के साथ साथ कंधे से कंधा मिला करके चलता है। तो क्या ऐसे राष्ट्र को, ऐसे देश को, उसको देश कहना भी गलत होगा, उनका असैनिकीकरण जरूरी है। मैं कहता हूं बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा उद्देश्य उसका डी न्यूक्लियराइजेशन। ऐसे जो तमाम देश होते हैं जिनके अंदर कोई अच्छी गवर्नमेंट नहीं है, मिलिट्री का कोई भरोसा नहीं है, और कब वो आतंकियों के हाथ में चला जाए, तो उनका डी न्यूक्लियराइजेशन, जिसको अगर हिंदी में कहा जाए तो परमाणु निरस्त्रीकरण, बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो शायद ये भी एक उद्देश्य लॉन्ग टर्म में होगा। लेकिन जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इकोनॉमिक चोकिंग। अब जिसको कहा जाए कि आर्थिक रूप से अगर पाकिस्तान का क्या गला घोटा जाएगा, तो मैं कहता हूं हाँ, घोटा जाएगा। जिसमें सिंधु जल संधि, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी भी कहा जाता है, उसका स्थगन जो किया गया, इट हैज बीन हेल्ड इन अबेयंस। तो उससे क्या होगा कि आपको उसका असर अभी रबी की फसल जो आने वाली है उसमें नजर आ जाएगा। साथ साथ काबुल की भी नदियां, जैसे कि काबुल नदी, कुर्रम नदी, और एक नदी और है उनकी क से ही है, कुनार नदी, इन सब के ऊपर भी डैम बन रहे हैं। तो आपको नजर आएगा कि पानी कभी आता है और कभी नहीं आता है, तो उससे उनकी जो कृषि है या एग्रीकल्चर है, जिसपे 23% उनकी जीडीपी डिपेंड करती है, उस पे अवश्य असर आएगा। प्लस वहां पे जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत खराब है। बड़े बड़े जमींदार, वडरा, चीमा, बाजवा, ऐसे ऐसे लोग, उनके पास, उनके यहाँ कोई लैंड रिफॉर्म्स तो हुआ नहीं है। तो जो गरीब है, लैंडलेस है, उसके पास कोई लैंड रिफॉर्म्स नहीं है। 2-3 बार भुट्टो ने और इन लोगों ने लैंड रिफॉर्म्स करने का कोशिश किया, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो आज वहां पे हैव और हैव नॉट्स के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। तो जब इस किस्म की अभाव होगा खाद्य पदार्थ का, फूड सिक्योरिटी खराब होगी, तो फूड राइट्स होने का चांस है। वहां पे बहुत एक गृह युद्ध होने का चांस है। और साथ साथ पेयजल का अभाव, पानी के बगैर कोई नहीं रह सकता, ना इंसान, ना जानवर, ना पेड़। तो इसका एक आगे चल करके बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मेरे हिसाब से यह लक्ष्य है, और वो लक्ष्य अभी भी बहुत अच्छी तरह से हासिल हो रहा है, हम उसे प्राप्त कर रहे हैं। प्रतिशोध हो गया है, और उसके साथ हम एक अपर हैंड में हमने इसको बंद किया। युद्ध को एक पर्टिकुलर स्टेज से आगे नहीं जाने दिया, उसकी परिस्थितियां ज्यादा गंभीर नहीं होने दी, और उसमें हमारा लक्ष्य भी हासिल हो गया। तो मेरे हिसाब से ये एक विन विन सिचुएशन है भारत के लिए। ओवर टू। Purely from a military standpoint, without going into all these other factors, one of the objectives of this campaign India started was to increase the security threshold of our nation so that Pakistan thinks twice, thrice, four times before embarking on a foolhardy venture like this again. Purely from that, isolated from that, purely from the military standpoint, what would you say? Have we achieved our objective of raising the security threshold of our nation? मैं इसको एक लघु युद्ध मानता हूं, बल्कि युद्ध भी नहीं, एक झड़प है ये, जिसमें आपने देखा कि सेनाएं अभी फिजिकली बूट्स ऑन ग्राउंड जिसको कहते हैं,
उन्होंने ना आईबी क्रॉस किया ना एलओसी क्रॉस किया। और यदि स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से जो युद्ध हुआ, इसमें मैं 100% भारत को विनर मानता हूं। क्यों मानता हूं? जो एयर डिफेंस है, जिसको वायु रक्षा प्रणाली कहते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा, पूर्णतः एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। उसमें समन्वय है। चाहे वो छोटे से छोटे रेंज का वेपन हो, जो जिसमें की गोलियां चलती हैं, चाहे वो मिड रेंज का वेपन हो जिसमें कि मिसाइलें आती हैं, चाहे वो वेरी लॉन्ग रेंज का वायु रक्षा प्रणाली हो जिसमें कि 400 किलोमीटर तक को हम कवर करते हैं। तो उसमें ट्रैकिंग और उसमें जो इनका इंटरसेप्शन, वो 100% रहा है, 100% रहा है। तो वो एक बहुत बेहतरीन सुरक्षा रही है। और भारत में हमने देखा कि चाहे वो जैसलमेर हो, चाहे वो जलंधर हो, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो नाल हो गुजरात में, चाहे वो कोई भी प्रांत हो, उस सब प्रांतों में हमने देखा कि एक बहुत ज्यादा ट्रस्ट बना भारतीय सेना के ऊपर, क्योंकि हमारी सेनाएं सारी सक्षम रही हैं उसमें। तो हमने किसी भी एसेट को, चाहे वो हमारी सेनाएं हैं, चाहे वो हमारी नागरिक हैं, चाहे वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है या इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कोई भी वो क्षति नहीं कर पाए। स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल नहीं गिरा। किसी भी युद्ध में सबसे पहला जो प्रहार होता है वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर होता है। तो ये हमारी सेनाओं की बहुत बड़ी तारीफ की बात है, काबिलियत रही है। Now, when we ओवर talk टू। of air defense, we have two aspects: the Army air defense and the Indian Air Force air defense capabilities. This is something which we'll have to have a close look at it, especially when India's enemy number one is China. Because tomorrow, I don't know, we may have to go in for hostilities against China. So, in your opinion, how did you see the integration of the air defense capabilities of both the Army and the Air Force in this short engagement that you call it? देखिए, इसमें ऐसा होता है कि पहले जब जनरल रावत ने स्टेटमेंट कहा था कि हम 2.5 यानी 2.5 फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी एनसर्कलमेंट बिल्कुल क्लियर नजर आता है चाइना का। आप चाहे पाकिस्तान से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन उसके पास कुछ तुर्की से आए हुए वेपन होंगे, लेकिन 90% उसके पास चाइनीज वेपन है। तो पाकिस्तान के भीतर स्कार्डू जैसा एक एयरबेस है, उसमें चीनी मौजूद हैं। ग्वादर में चीनी मौजूद है। स्कार्डू के अलावा एक और पश्चिम में एयरबेस है जिसमें चीनी मौजूद हैं। और सीपेक को रक्षा करने के लिए इन्होंने तमाम एयर डिफेंस या वायु रक्षा के उपकरण जो हैं वो पूरे पाकिस्तान को दे रखे हैं, जो कि उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, आपका पंजाब और सिंध, बलूचिस्तान, सब जगह उन्होंने सीपेक की रक्षा करने के लिए चीनी उपकरण दिए हुए हैं, जिसमें कि HQ-10P जो मेन रडार सिस्टम है वो उन्होंने इसको दे रखा है। उसके साथ कई सारी मिसाइलें उसमें लगती हैं। साथ में उसने अपने जो J-10C है, J-17 है, इसमें उसने अपनी मिसाइल PL-15 वगैरह दे रखी है। तो पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, हर तरफ, और नॉर्थ साइड में यानी उत्तरी सीमाओं में तो पूर्णतः चाइना खुद है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में भारत के। तो अभी आप एक बाहर का फ्रंट है जिसमें कि चाइना हर जगह मौजूद है, चीन हर जगह मौजूद है, और एक इंटरनल फ्रंट है जिसके अंदर भी चीन मौजूद है, जैसे कि आपके नक्सल प्रभावित इलाके हैं। तो आज जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम, हमारी वायुसेना, क्या हमारी थल सेना इस किस्म के चैलेंज के लिए तैयार है, तो मैं उसका आंसर यस Specifically, कहता हूं। integration of assets of both these two formations. इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से हुआ है। मैं आपको इंटीग्रेशन के बारे में बताता हूं कि इसमें जो है हमारे सारे वेपन सिस्टम या वेपन प्लेटफॉर्म को
इंटीग्रेट कर दिया गया है, उसमें एआई लगा दी गई है, और उसमें एक शब्द आता है इकोनॉमी ऑफ एफर्ट, जिसको युद्ध के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ वॉर में लगाया जाता है। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर ड्रोन को मार के गिराने के लिए एक बहुत महंगी 1,000 करोड़ की मिसाइल को भेजूं, और ड्रोन का कॉस्ट है जस्ट 30,000 या 1 लाख रुपए, तो मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि पूरे विश्व की जो बहुत ही एडवांस्ड आर्मी और एयरफोर्स होती हैं, वो मशीन लर्निंग कराती हैं, यानी कि अपने कंप्यूटर को सिखाती हैं कि छोटे से छोटे उसकी स्पीड देखें, साइज देखें, और उससे ये निर्धारित करें कि क्या इस पे गोलीबारी करके इसको गिराया जाए, अंदर आने दें, या वो बहुत स्पीड से आ रहा है, बड़ा पेलोड लेके आ रहा है, चाहे कन्वेंशनल है या न्यूक्लियर वेपन उसमें लगा हुआ है, जैसे फतेह 2 मिसाइल इनकी आ रही थी। तो उसको मार के गिराने के लिए मिसाइल की आवश्यकता पड़ती है, कई बारी उसको छोटे वेपन से भी गिराया जा सकता है। तो उसमें हमारे जो इंटीग्रेटेड डिफेंस थे, उसने बिल्कुल सही इंटरसेप्ट करके सही समय पे उनको नीचे गिरा दिया है। तो ये जैसे आयरन डोम कहते हैं, बड़ी उसकी तारीफ होती थी कि आयरन डोम इसराइल के ऊपर है, बट आप इसराइल का इलाका देखिए कितना छोटा है। इसराइल का इलाका जो है, उसकी जो सरहदें हैं वो मतलब कुछ 100 किलोमीटर्स में है, जबकि भारत पाकिस्तान के साथ जो लगा हुआ है, इसमें जो है आप देखिएगा कि गुजरात के सरक्रीक से श्रीनगर के ऊपर सियाचिन तक हमारे पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है। फिर वहां से ईस्टर्न लद्दाख आता है, ईस्टर्न लद्दाख से हिमाचल होते हुए, अरुणाचल होते हुए, सब जगह चीन की सीमा लगी हुई है। और उस सभी जगह पे एक पर्टिकुलर एयर डिफेंस सिस्टम को कारगर होने के लिए उसकी डेंसिटी, सर्विलेंस की और स्ट्राइक करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें जो झड़प हुई या लघु युद्ध हुआ जिसको आप कहेंगे, उसमें हमें समझ में आया कि हमारी काबिलियत क्या है, जिसमें हम 100% अच्छे उतरे हैं, लेकिन रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इतने बड़े सिस्टम में जरूर होता है। तो उसमें अगर कोई गैप्स है, उसको सेनाओं ने देखा है कि कैसा गैप है और उसको कैसे फिलअप किया जा सकता है। तो मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि जो हमारी एयरफोर्स का एयर डिफेंस है, जो आर्मी का एयर डिफेंस है, जो नेवी का एयर डिफेंस है, ये तीनों मिलाकर के संयुक्त जॉइंट ऑपरेशन जिसको कहते हैं, इसमें बहुत अच्छा हमको नजर आया है। और ये जो लेसन लर्न हम आखिर में आप जब पूछेंगे तो इसका मैं जरूर उत्तर दूंगा कि इसमें क्या क्या लेसन लर्न किए गए हैं। लेकिन हम पूरी तरह से सक्षम है, वी आर केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर बॉर्डर in correct density and correct amount of surveillance as well as air defense. Over to you. Well, after the battering Pakistan received on the night of 7th, 8th, and subsequently again on the night of 8th and 9th, they decided to cross this threshold by launching the ballistic missile Fateh 2. In fact, that represented a new phase of war. It was aimed at India's national capital, Delhi, but our air defense system again managed to shoot it down well sort of Delhi in Sirsa. Your comments on that? ये बहुत बड़ा एक दांव खेल दिया था। देखिए, हम अभी समन्वय की बात कर रहे थे या कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे या जॉइंटमैनशिप की बात कर रहे थे, जिसमें हमारी सेनाएं पाकिस्तान की कई गुना है, और उसमें जो हमारा जॉइंटमैनशिप था वो बहुत अच्छा था। लेकिन पाकिस्तान के केस में आप ये बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है और जो मिलिट्री अथॉरिटी है, उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और इस किस्म का जो बेहुदा काम उन्होंने किया, अगर ये किसी पॉपुलेशन सेंटर पे गिर जाती, आप अगर फतेह 2 का आप स्पेसिफिकेशन देखिए तो इसकी रेंज 400 किलोमीटर है, इसमें 374 किलो पेलोड लाया जा सकता है। और 374 किलो पेलोड बहुत बड़ा पेलोड होता है, जिसमें कि अगर आपको मैं एक समझाने के लिए एक बात बताऊं, अपने दर्शकों को समझाने के लिए, कि 64 केजी का पेलोड आपकी हिरोशिमा में जो बॉम्ब गिराया गया था उसका पेलोड था। और उसका जो टीएनटी इक्विवेलेंट था वो 15 किलो टन था, 15,000 टन का। तो मतलब टीएनटी इतना भारी उसमें फटता है, जिसमें कि 64 किलो में से केवल एक
किलो यूरेनियम फटा था, जिससे हिरोशिमा हिरोशिमा में इतनी बड़ी तबाही हो गई थी। तो आप ये सोचिए कि 364 किलो का अगर ये पेलोड कहीं दिल्ली में गिर जाता और उसमें अगर न्यूक्लियर बॉम्ब होता, तो वो तो फिर पाकिस्तान नक्शे से मिट जाता है इसमें से। तो इतना गैर जिम्मेदाराना हरकत उन्होंने करी, जो कि ठीक नहीं थी। तो उसको गिरा देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो मिसाइल में मैन्यूवरेबिलिटी थी। इट इज नॉट एग्जैक्टली बैलिस्टिक मिसाइल। जो फतेह टू है ये सॉलिड फ्यूल की मिसाइल है। अभी इसमें हम जाएंगे तो हमारा शो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि शुरुआत में जो इनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, जिसको इन्होंने बेवकूफों की तरह गौरी, गजनवी, अब्दाली ये सब रखा था। तो फिर अफगानों ने इनको चिढ़ाना शुरू कर दिया। कहने लगे भाई, जिन आक्रांताओं ने आकर के आपके दादा परदादा, आपके पुरखों का कत्ल किया, आप उनके ऊपर क्यों गौरवान्वित हो रहे हो? तो बड़ी शर्मवश इन्होंने फिर वो गौरी, गजनवी, अब्दाली हटाया, और अभी उसको हतफ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके सीरीज में नाम रखा, फिर शाहीन रखा, फिर फतेह रखा। चलिए ठीक है, हम आपको ये दे देते हैं कि आप उनको रखिए। आपको शर्म तो आई कम से कम कि जिन्होंने आपके ग्रैंड फादर्स को मारा, आपके ग्रैंड मदर्स के साथ दुराचार किया, तो उनको आप अपना हीरो कैसे मान सकते हैं? तो ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस था इनके ऊपर। तो कमिंग बैक टू द टेक्निकलिटी ऑफ इट, जो फतेह टू था, अगर वो यहाँ गिर जाता तो न्यूक्लियर वॉर की संभावना हो जाती। और हमें तो पता नहीं था कि उसके अंदर कन्वेंशनल वॉरहेड है या न्यूक्लियर वॉरहेड है। जब शुरू शुरू में ये लोग लॉन्च करना चाह रहे थे, 2004 में शायद इनको पहली बार सफलता मिली। उसमें लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे थे। तो लिक्विड फ्यूल जो है, अगर मिसाइल की टिप देखें आप, तो उसके ऊपर वाले जो सबसे ऊपर का पोर्शन होता है उसमें रखा होता है। और लिक्विड फ्यूल जैसे जैसे जलता है तो मिसाइल डिस्टेबलाइज हो जाती है फ्लाइट के दौरान, क्योंकि फ्यूल खाली हो रहा है। तो आप किसी भी जगह में आप देखेंगे, एक पाइप में अगर पानी आप रख दें और हवा में उसको फेंकें, तो अगर आगे से वो खाली है तो वो पीछे की तरफ से ऐसे उल्टा गिरेगा। और फिर उसके अंदर फ्यूल अगर हिलता रहता है, तो फ्यूल हिलने से, जैसे आपके टैंकर्स के अंदर बैफल प्लेट होती हैं वो लगाने पड़ते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि कई बार फ्यूल के पंप खराब हो जाते हैं उतने टेम्परेचर पे। उसकी जो थिन होती है, फिर लिक्विड फ्यूल को आप लोड करके नहीं रख सकते, वो साला वो जो है उसका वो पूरा उसको खा जाता है, ये जो स्टोरेज टैंक होता है। तो उसको एन मौके पे बाहर ला करके लोड करना होता है। उतनी देर में आजकल सैटेलाइट से सब देख करके उसको हम मार देंगे। तो इसलिए ये लोग सक्सेस नहीं हो रहे थे। लेकिन ये फतेह टू इनकी एक बहुत अच्छी मिसाइल है। और फिर आपने जैसे बताया कि 8 तारीख की रात को इनकी पिटाई शुरू हो गई बहुत तगड़ी। 9 तारीख को तो इतना मारा ये फतेह टू के बाद, इनके एयर बेसिस पूरे तबाह हो गए, इनके रडार पूरे तबाह हो गए, और इनकी एयरफील्ड रहीम यार खान में तबाह हो गई। और इनके लिए तब इंतहा हो गई जब इनका रावलपिंडी में नूर खान में बॉम्बिंग हुई। तो वहां पे क्या होता है कि देखिए, पाकिस्तान में मेन इनका जो प्रोविंस है या जो मेन सूबा है जिसको ये कहते हैं, वो पंजाब। रावलपिंडी है, पंजाब है। और रावलपिंडी में इनकी वीआईपी मूवमेंट होती है। तो जब अगर आपके मिसाइल्स या आपके वेपन सिस्टम्स डायरेक्टली नूर खान को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें C-130 भी खड़ा है, JF-17 भी खड़ा है, शायद F-16 भी खड़े हैं। F-16 का चांस होना मुश्किल है, क्योंकि अमरीकी इनको अलाउ नहीं करते हैं कि आप In fact, the जहाँ entire पे JF-17 Pakistani है। Air Force was pulled back. Their हाँ, pullback तो much जहाँ to the rear. JF-17 है, जी, Their जहाँ pull. JF-17 है वहाँ F-16 नहीं आ सकता। इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता। वो कहता है मेरा रडार सिग्नेचर उसको मत देना। तो इनके अंदर कंफ्यूजन है। जब बम वहां गिरने शुरू हो गए तो फिर ये डर गए बुरी तरह से। और फिर इन्होंने क्या किया कि तुरंत जो है अपना न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को बुलाने का कोशिश किया। तो उसमें शायद कुछ प्री फिक्स्ड मैच था, कुछ गाजर लटकाई हुई थी 1.2 बिलियन का अमेरिका से। तो तुरंत उन्होंने कुछ प्रभाव डाला।
और प्लस हमारा एम और ऑब्जेक्टिव उस समय अचीव हो रहा था, जिसके लिए कई सारे लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि देखिए, युद्ध का ऑब्जेक्टिव आपको सरल रखना चाहिए, और आपके ऊपर ऐसी क्षति ना हो कि आप उससे उभर ना पाए। क्योंकि अभी अगर आपने समन्वय बना के रखा तो आपका ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, और Yeah, but शायद then गिलगित बाल्टिस्तान। the big game is Balochistan, and during this, when Pakistan had to move out its core, the 30 core from Gujranwala and other areas in Balochistan, the BLA and the Majid Brigade have started creeping in into. गुजरनवाला में, गुजरनवाला जो है, दैट इज टुवर्ड्स ईस्ट। लेकिन आपका बात सही है कि 12 और 11 कोर जो है उधर से इन्होंने मूव किया Move है, कराया था. Once वेस्ट they से moved ईस्ट। out, हाँ, the Baluch started nibbling away at the territory. So how do you see the Baluch game playing out now? बलूचिस्तान तो देखिए 100% आजाद होगा। बलूचिस्तान को आजाद करने के लिए अमेरिका का पूरा जोर लगा हुआ है। और अभी जिस किस्म से हमने इनके ऊपर सुपीरियोरिटी हासिल कर लिया है, चाहे वो एयर सुपीरियोरिटी हो, और जो इन्होंने हमने जो है, एक बात कहते हैं हिंदी में जिसको आप कहा जाए कि अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति हमने बना लिया था, फेवरेबल एयर सिचुएशन, फेवरेबल मिलिट्री सोल्यूशन। तो इसमें हमें अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। और बलूचिस्तान और केपी के को इनको संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि हमारी फोर्सेस अभी भी बॉर्डर के ऊपर मोबिलाइज्ड है। और मोबिलाइज्ड फोर्सेस के हमारे रहते हुए, हमारी मोबिलाइज्ड फोर्सेस के रहते हुए, ये अपनी फोर्सेस को फॉरवर्ड एरिया से पीछे नहीं ले जा पाएंगे। और ये नहीं ले जा पाएंगे तो बीएलए है, बीआरए है, बीआरएस है, बीआरजी है, ऐसे करके कई सारे जो संस्थाएं हैं, और साथ में टीटीपी को मिला लें, सिंध को मिला लें, तो उसको बीआरएएस कहते हैं आजकल। तो इनको जब मिला लेते हैं तो इनके प्रहार और बढ़ जाएंगे। अभी ऐसे ही ये अपनी चौकियों में बिल्कुल स्थित हैं, बंद हैं। बाहर इनका लॉजिस्टिक्स, खाना पीना बड़ी मुश्किल से आ पा रहा है, और रोड सारे ब्लॉक हैं। ईरान से जो ये तस्करी करके तेल लाते थे वो भी पूरा बंद हो गया है। तो सब मिला जुला करके बलूचिस्तान का स्वतंत्र होना निश्चित है। ओवर टू। Then we saw this. The ceasefire got into effect rather dramatically from 17:30 hours yesterday. But then a couple of hours later, we saw those visuals of the violations taking place. We had their drones moving over Srinagar, Jammu, in fact, all across the LC. So, what do you make of it? Was it just a face-saving gesture on the part of the military leadership there? कल मैं उसमें एक वो देख रहा था, एक क्लिप देख रहा था जिसमें शायद लक्ष्य पिक्चर का है, जिसमें पेट्रोलिंग में जा रहे होते हैं तो ओमपुरी एक फौजी का किरदार प्ले कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जब भी हारता है तो याद रखना कि वो दोबारा एक बार जरूर आएगा। तो उन्होंने उस चीज को बिल्कुल सही साबित किया। और मुझे थोड़ा सा उसमें जियोपॉलिटिकल गेम सा लगता है, क्योंकि ट्रम्प इसमें बाजी मार ले गए। ट्रम्प इसमें ट्रूस कराने में पीस मेकर के तौर पे आए। तो देखिए, पाकिस्तान में एक बहुत तगड़ी स्थिति चल रही है कि कौन पाकिस्तान को कंट्रोल करता है। क्या ट्रम्प कंट्रोल करते हैं या शी जिनपिंग करता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प के ये संधि करा देने से या स्टॉप फायर करा देने से कहीं चीन के पेट में दर्द तो नहीं हुआ, और उन्होंने कहा कि जाओ यार, थोड़े बहुत पटाखे और फोड़ लो। तो कहीं ऐसा तो नहीं है? तो इसको तो हमारे दर्शक ही समझ पाएंगे। और थोड़ी देर बाद देखिए आप, 11 बजते बजते वो ये सारी गतिविधियां रुक गई। तो एक तो फेस सेविंग के लिए शायद किया उन्होंने, और दूसरा शायद अंतर्राष्ट्रीय दबाव था उनको, उनके ऊपर, जो उनके आका हैं जहां से उनको लोन मिलता है। ऐसा भी हो सकता है। Well, we are almost ओवर टू coming to यू। the end of the show. It's once again, it's always remarkable. It's always enthralling speaking to you.
And I hope our viewers must have. I'm sure the viewers must have gained quite a bit of insight into the unfolding events of the last couple of days. In fact, LS, we must do a show on the drone warfare. There's a new generation warfare that unfolded on our TV screens last couple of days. We must do a separate show on that, and also discuss India's drone capabilities. For too long, it has been said that India is lagging behind, but what has revealed that India is well up ahead with those drone superpowers, and the way India's air defense system our integrated defense systems perform, I think they've done a wonderful job. These guys deserve a huge round of applause from the nation. Well, we have come to the end of this program. I hope you'll enjoy watching this. And if you have liked our show, do hit the like button, the subscribe button, and do comments. Do comment on it, because that gives an insight as to how we are doing our job and how we are reaching out to you all. Thank you, Colonel Best. Thank you and Jai Hind. Yeah.